आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए जो इंडियन हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल की या स्टेट लेवल की, उनमें जो इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक आते हैं, उनकी क्लासेस हम देखेंगे। इसमें दूसरा लेक्चर हम देखेंगे। और ऐतिहासिक स्रोत जो है वो आज हम देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोत वैसे आपके जो कॉलेज में पढ़ने वाला यानी बीए करने वाला विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है, काम का टॉपिक है। और जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा टॉपिक यानी दूसरा लेक्चर है। इससे पहला लेक्चर हमने पढ़ा जिसमें हम पुरातात्विक और अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है अन्य जो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अभिलेख और उनके अलावा पुरातात्विक जो स्रोत हैं, उनके अतिरिक्त जो है कौन से स्रोत हैं जिनसे हम हमारे इतिहास को जान सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो बनने पर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप देख सकते हैं आपका सिलेबस ऐतिहासिक स्रोत जो है, हिस्ट्रिकल सोर्सेज जो है, उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, प्री और मेन, इसके अलावा अन्य सभी जो भर्ती परीक्षाएं जिसमें जीएस जीएस इसको मतलब जनरल स्टडी में आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी जैसे जितने भी जो सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित क्लासेस है। तो आप निश्चित रूप से देखिएगा। नेट जेआरएफ के लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो है अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने इतिहास को इसके अलावा जो है कौन सा साहित्य है, यानी हमने क्या है कि कल हमने पुरातात्विक के स्रोतों के बारे में जाना। पुरातात्विक स्रोत के अलावा ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, उसके माध्यम से हमारे इतिहास को जानने का प्रयास किया। आज हम जो है ब्राह्मणेतर साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त जो है जो अपने इतिहास में जो महान विभूतियां हुई है, महान इतिहासकार हुए हैं, महान चिंतक हुए हैं, उनके साहित्य के आधार पर हम अपने इतिहास को किस प्रकार देखते हैं, उनसे हमें कैसी जानकारी मिलती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य से हमारे इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। बौद्ध साहित्य क्या है? देखिए, बौद्ध साहित्य क्या है? भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का सबसे अधिक महत्व है। और बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में त्रिपिटक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथ है, जिसमें तीनों का नाम, एक का नाम विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। 3 प्रकार के ग्रंथ है, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। अब विनय पिटक जो है वो संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन से पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। इस प्रकार भी होता है और आपके जैसे मिलान करने वाले सवाल होते हैं उनमें भी होता है। जैसे विनय पिटक के सामने ये दे दिया जैसे धार्मिक सिद्धांत धर्मोपदेश, इसका मतलब वो गलत हो गया। सुत्त पिटक के सामने संघ संबंधी नियम ये दे दिया तो ये गलत हो गया। तो विनय पिटक जो है उसमें संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी जो शिक्षाएं हैं, उन सभी शिक्षाओं का संग्रह विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है और धर्मोपदेश का संग्रह है, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी धर्मोपदेश दिए गए उन सभी उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक जो है उसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। और बौद्ध ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये ध्यान रखना। कौन से लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें 2 ग्रंथ और मिलते हैं, दीपवंश और महावंश। 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, दीपवंश और महावंश ये भी आपके बौद्ध साहित्य से संबंधित है और इनमें ये भी पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं। तो इनसे क्या है कि मौर्यकालीन साम्राज्य है उसकी बहुत अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जो है एक मिलिंद पन्नो जो यानी जो पुस्तक है वो नागसेन के द्वारा लिखी गई है पाली भाषा में। किसकी है? नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखी गई। इसमें हिंद यवन शासक जो मिनांडर है उसके विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में यदि हमें महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? मिलिंद पन्नो। और मिलिंद पन्नो कौन सी भाषा में लिखा गया है?
पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा यानी एक यूं कह सकते हैं कि इतिहास की सूचना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय है उनको हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है, यानी विभक्त हुआ है। और हीनयान में क्या है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसका नाम तो कथावस्तु लिखा हुआ है, कथावस्तु नाम लिखा हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कई कथानकों का वर्णन है, हीनयान में है। एक महायान है, महायान जो उनका यानी दूसरा भाग है, यानी महायान कह सकते हैं कि हीनयान और महायान दो संप्रदाय है। तो हीनयान संप्रदाय में ललित विस्तार और दिव्यावदान दो ग्रंथ लिखे हुए हैं महायान के लिए। और ललित विस्तार में तो क्या है कि बुद्ध को देवता मान करके और उनके जीवन कार्यों का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की सूचनाएं मिलती है। देखो कितनी अच्छी बात है। महायान संप्रदाय की बातें हैं वो ललित विस्तार और दिव्यावदान में मिलती है। ललित विस्तार में क्या मिलता है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है और उसके काम है उनको चमत्कारिक वर्णन किया गया है। यूं कह सकते हैं कि कौन से ग्रंथ में बुद्ध को देवता माना गया है, और वह है ललित विस्तार, ललित विस्तार में है। दिव्यावदान में क्या है कि अशोक, जो महान अशोक था, राजा अशोक था, उसके अधिकारियों से, उसके उत्तराधिकारियों से लेकर के और पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की जानकारी है वो दिव्यावदान में मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं जैन साहित्य, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। प्रमुख जैन ग्रंथ जो है वो एक तो है परिशिष्ट पर्वत, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये सभी जैन ग्रंथ है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना है वो किसने की थी, भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी, भद्रबाहु ने रचना की थी। तो बौद्ध साहित्य के आधार पर, और इसके अलावा जो जैन साहित्य है, इसके अलावा जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य यानी उस समय के अन्य जो साहित्य लिखा गया, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें कई जीवनियां मिलती है। अर्ध ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक ग्रंथों में तो अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी को लिया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में लिया गया है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी को। और अर्थशास्त्र की रचना आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उसने की थी। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है अर्थशास्त्र में। और प्राचीन भारतीय राजनीति की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी पुस्तक है वो कल्लण के द्वारा लिखी हुई है और संस्कृत में लिखी हुई है। इसमें भी ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो लिखा गया है। इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक का जो कश्मीर के प्रत्येक शासक काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया। राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें आदिकाल से लेकर के और 1151 ईस्वी तक की जो घटनाएं हैं वो क्रमवार लिखी गई है, वो राजतरंगिणी है। कल्हण की लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। इसमें अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं, ये अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं कहते हैं इनको। एक तो है अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की लिखी हुई है, एक वृत्तिका है जो कात्यायन की लिखी हुई है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का लिखा हुआ है, और महाभाष्य जो पतंजलि का लिखा हुआ है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का लिखा हुआ एक नाटक है, काव्य है। इसके अलावा बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित अशोक घोष का लिखा हुआ है, हर्षचरित बाण भट्ट का लिखा हुआ है, गौडपही वाकपति का लिखा हुआ है, विक्रमांक देवचरित है वो आपके विल्लन का लिखा हुआ है, रामचरित संध्या का रंडी का लिखा हुआ है, हेमचंद्र कृत जो है, हेमचंद्र कृत जो कुमारपाल चरित है, कुमारपाल चरित जो है हेमचंद्र लिखा हुआ है, पृथ्वीराज विजय है वो जैनक का लिखा हुआ है। तो पृथ्वीराज विजय जैनक का लिखा हुआ है, ये भी अपन देख सकते हैं। इनसे हमारा इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, एक यूनान और रोम के जो लेखक यहाँ पर आए हैं, यानी भारत में भ्रमण करने के लिए बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए हैं, उन यात्रियों का वर्णन भी हमें मिलता है। और भी कई लेखक हैं जो यूनान के और रोम के हैं, उनमें भी भारत के बारे में बातें लिखी हुई है। उनमें से एक तो है टेसियस और एक है हेरोडोटस। दो यूनान के प्राचीन लेखक है, टेसियस और हेरोडोटस। टेसियस और हेरोडोटस है, इनका जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनमें हमारे भारत की जानकारी मिलती है। टेसियस जो है वो ईरान का राजवैद्य था, और टेसियस का अधिकांश वर्णन है वो कल्पना पर लिखा हुआ है, इसलिए कल्पना की कहानियां है, इसलिए उनको पूरा विश्वास नहीं कहा जाता। हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहलाता है। उसने 5वीं ईस्वी पूर्व में
5वीं सदी ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका नाम की पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। प्राचीन पुस्तक है हिस्टोरिका, जो कि हेरोडोटस की लिखी हुई है। इसके अलावा देखिए जो सिकंदर वाहन था जो भारत आया था, और उसके साथ में और कौन कौन से लेखक आए थे, उसमें एक निवार्क्स आया था, ऑनेसिक्रिटीज आया था और अरिस्टोबुलस आया था। यानी तीन जो है ये जो लेखक हैं वो अपने यहाँ पर आए थे। अब तीन लेखक सिकंदर के पश्चात के तीन लेखक कह सकते हैं, तीनों को राजदूत कह सकते हैं। मेगसनीज, मेगसनीज की भूमिका हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। हालांकि इंडिका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका के कुछ लेख हैं वो कई किताबों में मिलते हैं। और वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगसनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगसनीज ने इंडिका में मौर्य युग समाज की संस्कृति के विषय में लिखा। मौर्य कालीन समाज और संस्कृति के बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? इंडिका में लिखा हुआ है। इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मेगसनीज की लिखी हुई पुस्तक है। इंडिका के अलावा देखिए डायमेकस है। डायमेकस ये सीरिया नरेश अतियोकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायमेकस कब आया था? बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायनोसियस जो है, डायनोसियस ये मिस्र नरेश जो टोलेमी थे, टोलेमी फिलाडेल्फस, उनका राजदूत था। टोलेमी फिलाडेल्फस जो है मिस्र का राजा था, उसका राजदूत था डायनोसियस, जो कि बिंदुसार के राजदरबार में आया था। जैसे डायमेकस भी इसमें आया था, डायनोसियस भी बिंदुसार के राजदरबार में आया था। प्लिनी, प्लिनी जो है वो पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम से उसने पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। प्लिनी के द्वारा लिखी हुई है नेचुरल हिस्ट्री। और नेचुरल हिस्ट्री में जो है प्लिनी ने भारत की बहुत सारी जानकारियां जो है उसने दी है। टोलेमी जो है न्योग्राफी पुस्तक के रचयिता है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि किसी अज्ञात लेखक की लिखी हुई पुस्तक है। इन सभी में भी भारत की विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये जो विदेशी थे, विदेशी यूनान या रोम के कह सकते हैं। इसके अलावा चीन के कुछ यात्री यहाँ पर आए थे। चीन के जो है भ्रमण करने वाले जो है पर्यटक आए थे, उनके बारे में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है चीन के जो यात्री है वो यहाँ पर आए हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीन के जो यात्री हैं उनके वृत्तांत भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीन यात्री जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे। और भारत में वो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे, और कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं। वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले जो है कौन आया था, उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान था। और वो 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 5वीं सदी में आया था, और विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। इसने भारतीय समाज की संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसने जो फाहियान ने अपना जो किताब लिखी है, उस किताब में इन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के समाज के बारे में लिखा है कि उस समय 5वीं सदी का जो भारत था वो कैसा था, उसके बारे में अवश्य ही उन्होंने लिखा है। इसके अलावा वेनसांग है। वेनसांग आया था, और ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन जो कि 646 ईस्वी में शासन पर यानी राजा बना था, उसकी एक रचना है सीयू की। वेनसांग की रचना कौन सी है? सीयू की है। और इसमें उसने भारत की तत्कालीन जो स्थिति थी उसका अच्छा वर्णन किया है। इसके अलावा इत्सिंग आए हैं, ये भी 7वीं सदी में भारत में आए हैं, और ये 7वीं सदी के अंत में आए हैं। वेनसांग इससे पहले आए हैं। इसने भी ये भी लगभग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और इत्सिंग ने अपने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इत्सिंग की जो रचनाएं हैं उनसे हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अरब के यात्री आए हैं। अरब के यात्रियों में अलबरूनी आया है। कौन आया है? अलबरूनी। और वो अलबरूनी जो है 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अरबी में लिखी गई उनकी एक पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद और किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का अर्थ है कि भारत की खोज। किताबुल हिंद का अर्थ क्या है? भारत की
खोज, और भारत की खोज जो उनकी कृति लिखी गई है वो सबसे एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहले जो है 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने इस तहकीक हिंद पुस्तक का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था। 1888 ईस्वी में कब किया था? 1888 ईस्वी में सबसे पहले जो उसका नाम था एडवर्ड साची, जिसने इस अरबी भाषा से हिंदी में यानी अंग्रेजी में इंग्लिश में अनुवाद किया था इसका, यानी तहकीक हिंद पुस्तक का। उसका नाम था एडवर्ड साची, और कब किया था? 1888 में किया था। अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त और भी आए थे, जैसे अलविलादुरी है, सुलेमान है, हसन निजाम है, फरिश्ता है, निजामुद्दीन है, इब्न बतूता है। ये भी यहाँ पर जो है आए थे और ये अरबी थे। अब जैसे मान लो अरब में इब्न बतूता है, इब्न बतूता इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया जिसका नाम रहला है। किसका नाम है? रहला लिखा गया है इसके द्वारा, जो कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक रोचक जानकारियां देने वाला पुस्तक है रहला। 14वीं शताब्दी का जो भारत था, यानी अपने यहाँ पर जब भक्ति काल चल रहा था, और भक्ति काल की जो रचनाएं है या भक्ति कालीन जो समाज था कैसा था भारत का, उसके बारे में इब्न बतूता की रहला पुस्तक से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी का पद भी दिया था। किसको किसको दिया था? इब्न बतूता को। इब्न बतूता को, यानी जिससे यहां से प्रश्न आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी का पद किसको दिया? इब्न बतूता को दिया। किसको दिया? इब्न बतूता को दिया था। और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर के उसे चीन भी भेजा था। किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब जैसे मान लो प्राचीन भारत का इतिहास है, उस इतिहास को हम विकास के आधार पर यदि बांटे तो इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, जो कि इतिहास से पहले का है, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके अलावा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति तक का काल है, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ते हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है। विदेशी यात्राओं का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है ऐतिहासिक काल में। अब हमें देखते हैं कि जैसे मान लो यानी पूरा जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो है अपने यहाँ मानव के लिए पाषाण युग की, सबसे पहले पाषाण युग। अब पाषाण युग जो है, पाषाण युग की जो संस्कृति है उसको 3 कालों में विभाजित किया है। और ऐसा कहा जाता है कि पाषाण युग के समय धरती बर्फ से ढकी हुई थी, और भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर, औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 पाषाण युग को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण मतलब पत्थर काल से भी पहले का जो मानव था। उसके बाद पाषाण काल का जो मध्य काल आया, उसकी बाद फिर नव पाषाण काल आया। तो पूरा पाषाण काल कैसा था? यानी पाषाण काल से पहले का समय। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष जो है वो सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक जो चित्र हैं वहां से प्राप्त होते हैं। ये पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां थी। पूरा पाषाण कालीन जो अवशेष है वो एक तो सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास में भीमबेटका है, वहां से प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल से पहले का समय है। और पूरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार, पूरा पाषाण काल में भी 3 तरह के का भाग किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल जो कि प्रारंभ से लेकर के 1 लाख ईस्वी पूर्व, 1 लाख ईस्वी पूर्व में निम्न पूरा पाषाण काल था। मध्य पूरा पाषाण काल आ गया था 1 लाख ईस्वी से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल था। उच्च पूरा पाषाण काल था, वो था 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल है वो पूरा का पूरा ही 10,000 ईस्वी पूर्व तक खत्म हो जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल भी खत्म हो जाता है। अब जैसे देखिए आगे जो है निम्न पूरा पाषाण काल जो है क्या था। पूरा पाषाण काल को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं 3 कालों में। तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या था? देखिए इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन यानी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है सोहन नदी, उसकी घाटी से मिले हैं, जिसको सोवन संस्कृति भी कहते हैं।
और इस काल में जैसे पेबुल है, चोपर है, चोपिंग है, इस प्रकार के उपकरण मिले हैं, वो पत्थर के हैं। पेबुल पत्थर के उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। चोपर बड़े आकार वाला एक उपकरण होता था जो पेबुल से बनाया जाता था। और चोपिंग उपकरण है वो द्विधारी होते थे जिसमें पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छील करके बनाया जाता है। ये यानी सभी पत्थर के उपकरण होते थे। चोपर बड़े आकार का उपकरण था। चोपिंग जो है दूधारी होता था जिसमें दोनों तरफ धार होती थी। और पेबुल भी एक धारदार उपकरण होता था। इससे क्या है कि वो जैसे कोई चीज छीलने में, किसी को मारने में, जानवरों को मारने में, इनमें सभी से काम आता, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी वो काम में लेता था। मध्य पूर्व पाषाण काल क्या है? देखिए, इस काल में बहुसंख्यक कोर, फलक और ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति की संज्ञा मध्य पूर्व पाषाण काल को दिया जाता है। और इस समय जो उपकरण थे वो थोड़े कुछ सुधार में हुए थे, मतलब सुधर करके आए हैं। और मध्य पूर्व पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के जो क्वार्टजाइट जो पत्थर हैं उससे किया गया। मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव जो है वो अच्छे पत्थर का प्रयोग करना सीख गया था। क्वार्टजाइट पत्थर का जो प्रयोग है वो मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण है वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के नेवासा में, झारखंड के सिंह भूमि में, उत्तर प्रदेश के चकिया जो वाराणसी में है, और बेलन घाटी जो इलाहाबाद है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका है, सोन घाटी है, गुजरात में सौराष्ट्र है, हिमाचल में ब्यास नदी, वाणगंगा, सिरसा की जो घाटियां हैं, इन सभी पूरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण हैं उनकी जो संस्कृति है, उनके जो निशान है, वो महाराष्ट्र है, झारखंड की सिंह भूमि है, उत्तर प्रदेश का चकिया यानी वाराणसी, बेलन घाटी है, इलाहाबाद है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफाएं है, इसके अलावा सोन घाटी है, गुजरात में जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में व्यास, वाणगंगा और सिरसा की जो घाटियां हैं, इन पूरा स्थलों से जो है हमें ये मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण है वो प्राप्त होते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल जो है वो बाद का समय जो था 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक की बात है। यहाँ इस काल में क्या है कि और भी जो है थोड़ा ब्लेड जो है सुधर गए थे, यानी उपकरण और अधिक सुधर गए थे, ब्लेड पतले हो गए थे, संकड़े हो गए थे। और ये पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे, लंबाई में अपनी चौड़ाई से दोगुना। यानी कहने का अर्थ है कि अब क्या है कि जो पत्थर के जो उपकरण बनते थे वो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, जैसे लंबाई ज्यादा होती थी चौड़ाई कम होती थी, जिससे मानव उसको उपयोग में लेने में आसान समझता था। भारत में इस काल के उपकरण जैसे सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, जोगदा भीमबेटका, रामपुर बघेलाना बागोर मध्य प्रदेश में, और पटने बदने इनाम गांव महाराष्ट्र में, रेणीगुट्टा वेमुल कर्नूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है, सोरापुर दोआब जो है कर्नाटक में है, और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो है, राजस्थान में भी पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या है, इस काल के उपकरण थोड़े छोटे हो गए थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सबसे पहले जो है माइक्रोलिथ या मध्य पाषाण काल के जो उपकरण खोजने का काम है वो CL कार्लाइल ने किया था और विंध्याचल क्षेत्र में किया था, जिसने उपकरण खोजे थे। इस काल के प्रमुख केंद्र जैसे बेतवा घाटी और सोन घाटी जो मध्य प्रदेश है, कृष्णा घाटी कर्नाटक, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, इनमें इनके उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनके चिन्ह मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान से भी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में लोगों ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मध्य पाषाण काल में लोगों ने कुत्ता पाला था। और इस काल में मानव जो है अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला ये मध्य पाषाण काल में पालतू कुत्ते को बनाया गया। और उस समय के जो मानव का अस्थि पंजर है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नामक स्थान पर, और वो भी कहाँ स्थान का नाम है, सराय नाहर राय और महदहा जो नामक दो स्थान है, उन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में जो सांबर झील है उसमें भी उसके निक्षेप में भी कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला। कहाँ है? राजस्थान की सांबर झील में सबसे पहले जो वृक्षारोपण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो सांबर झील से प्राप्त हुआ है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में हुआ है। नवपाषाण काल क्या था? देखिए, नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम
नवपाषाणिक बस्ती है वो मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सबसे प्राचीनतम बस्ती है और नवपाषाण काल की मेहरगढ़ में बस्ती के निशान मिले हैं, जिसकी तिथि है वो 7000 ईस्वी पूर्व की बस्ती मिलती है। 7000 ईस्वी पूर्व की जो बस्ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और उससे बस्ती का नाम या मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। इस काल के और भी कई जैसे उदाहरण है, बेलन घाटी है, डेनगुटा आंध्र प्रदेश है, सोन घाटी मध्य प्रदेश है, सिंह भूमि झारखंड है। यहाँ पर भी नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपने नोट किया होगा बेलन घाटी, रेनगुटा और सोन घाटी और सिंह भूमि, ये जो चार क्षेत्र है, 4-5 क्षेत्र है, इन 4-5 क्षेत्रों में पुरापाषाण के, मध्य पाषाण के और नवपाषाण के तीनों संस्कृतियों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो बुहोम और गुफकराल से के अनेक जो गर्तावास, मृदभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए। चिरोंद जो बिहार में है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यानी नवपाषाण कालीन संस्कृति में हड्डी के उपकरण जो है चिरोंद बिहार से पाए गए हैं। और जो हड्डी के उपकरण पाए गए मुख्य रूप से वो हिरण के सींग है। क्या है, अगर प्रश्न आ जाता है कि संभवतया अधिकाधिक जो हिरण के सींग है वो कहाँ प्राप्त हुए, तो वो बिहार में चिरोंद नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। एक पुरातात्विक स्थल या खुदाई का स्थल है कोल्डीवा, जो कि इलाहाबाद में है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य है वो कोल्डी हवा नामक स्थान है, जो इलाहाबाद में है, वहां से प्राप्त हुए। नवपाषाणिक संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इसलिए इस काल का मानव केवल खाद्य पदार्थों का ही उपभोक्ता नहीं था, वरन उत्पादक भी था। यहाँ पर केवल वो खाता ही नहीं था, बल्कि जैसे उत्पादन भी करने लग गया था। यानी जो है फसलें उगाना भी शुरू कर दिया था, पेड़ पौधों से भी वो परिचित हो गया था। यानी वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। नवपाषाण काल में आदमी जो है, मानव जो है, वो कृषि काम से भी, कार्य से भी और पशुपालन से भी परिचित हो गया था। यहाँ जो नवपाषाण कालीन संस्कृति है, यहाँ पर कई उपकरण मिले हैं। उनमें एक कुल्हाड़ी है, बैसूली है, छेनी है, खुरपी है, कुदाल है, हथौड़ा है। ये चीजें जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ऐतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है पाषाण युग की समाप्ति के बाद है, और इसको धातु युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धातु के, यानी जैसे तांबा है और भी अन्य जो धातु है, उन धातुओं के उपकरण बनाए जाने लगे थे। इसलिए इस काल को धातु काल भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में होती है और धातु काल में होती है। हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में धातुओं के औजार बनाने शुरू हो गए थे, और इसमें गैरिक और कृष्ण लोहित मृत भांड इस काल से संबंधित थे। गैरमे रंग के और जो काले जो लोहित जो मृत भांड है, अर्थात मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो आद्य ऐतिहासिक काल के हैं और पाषाण युग की समाप्ति के बाद के हैं। ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या है? ईसा पूर्व क्या है? ईसा पूर्व जो वर्तमान में जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसको ईसाई कैलेंडर कह सकते हैं, जूलियन कैलेंडर कह सकते हैं, वो ईसाइयों के धर्मगुरु थे ईसा मसीह, उसके जन्म वर्ष से आधारित है। उसके जन्म वर्ष से वो प्रथम ईस्वी कही जाती है। ईसा मसीह के जन्म के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी होती है। ईसा पूर्व जो है जन्म से पहले। यदि मान लो हम देखें कि जैसे ईस्वी पूर्व 500 ईस्वी पूर्व, तो 500 ईस्वी पूर्व का अर्थ है कि 500 ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले। तो आज से कितने हो गए? 2500 हो गए। यानी अभी जैसे 2022 चल रही है, तो जैसे 2522 हो गए, तो 2500 वर्ष पहले हो गए। कहने का अर्थ ईसा पूर्व है उनके, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं है। ईस्वी सन है वो उनकी जन्म की तिथि से आरंभ होता है। संक्षेप में इसको ई लिखा जाता है। लैटिन भाषा में एडी कहते हैं। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईस्वी के बाद। और उसको कहते हैं, जैसे मान लो ये तो एनो डोमिनी है, और वो ईसा पूर्व है। वो क्या है? ईसा पूर्व है। तो विभिन्न प्राचीन संस्कृतियां क्या है? देखिए, विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। तांबे और पाषाण के यानी पत्थर के जो औजार प्राप्त हुए थे वो संस्कृतियां हैं। इस काल में मनुष्य जो पत्थर और तांबे के उपकरण काम में लेने लगा था। ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तांबे और पत्थर के औजार काम में लेते थे। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व
मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा था। ये तांबे का जो आविष्कार है, ये तांबे का उपयोग है, वो आज से लगभग 5000 ईस्वी पूर्व है उसने शुरू कर दिया था। और ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां वो कृषि ग्रामीण संस्कृतियां थी। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में कौन कौन सी संस्कृतियां थी? एक तो बनास, आहड़, ये जो गिलूट, बालाथल, ये सभी ताम्र पाषाणकालीन थी। आहड़ जो है, आहड़ को तांबोती नगरी भी कहा जाता था, तांबोती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर तांबा मिला है। और ये संस्कृति है वो 2100 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच की बात है। तो ये आहड़ सभ्यता है वो लगभग आज से 4100 साल पहले की थी। कितनी थी? आज से लगभग 4100 वर्ष पुरानी जो संस्कृति है, ये जो है आहड़ सभ्यता थी। और आहड़ के लोग पत्थरों के घर भी बना रहे थे। आहड़ के लोग पत्थरों से घर बनाने लग गए थे। इसके बाद जैसे गिलूंड है, गिलूंड जो है इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, गिलूंड से पक्की ईंटों की जानकारी मिली है। यहाँ से कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें भी प्राप्त हुई है। एक है कायता संस्कृति जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती है। कायता संस्कृति क्या है? प्रमुख स्थल है कायथा और एरन। कायथा के मृद बांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव, यानी जैसे हड़प्पा के बाद की भी और हड़प्पा से पहले की भी ये कायता संस्कृति में जो बर्तन बनाए गए हैं उनमें 3 तरह के बर्तन प्राप्त होते हैं। यहाँ स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार भी प्राप्त हुए। स्टेटाइट और कॉर्नियन जो कीमती पत्थरों के जो हार हैं वो प्राप्त हुए हैं कायथा संस्कृति के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए एरन अभिलेख जो है उसमें सबसे पुराना अभिलेख है जहां पर सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। सती प्रथा का जो अभिलेख है, साक्ष्य है, वो एरन अभिलेख से मिलता है। एक मालवा संस्कृति हुआ करती थी। प्रमुख स्थल से कायथा, एरन और नवदा टोली है। मालवा मृदबांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नवदा टोली से भी विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले, जैसे मालवा संस्कृति है, इसके अलावा नवदा टोली है, एरन है, ये भी है। एक जोरेवा संस्कृति हुई थी जिसको महाराष्ट्र से संबंध है। उसका कहां से संबंध है? महाराष्ट्र से संबंध है। जोरेबे यानी जोरवे, नेवासा, दायमाबाद और इनाम गांव, यहां से ये प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल है दायमाबाद जहां से कांसे की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव इन पर दिखाई देता है जोरवे संस्कृति पर। और यहीं से जैसे गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति भी प्राप्त हुई है। कहां से? जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र से, दायमाबाद से। इसके बाद देखिए इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी और यह बस्ती किला बंद थी और खाई से घिरी हुई थी। 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया था। केवल जोरवे संस्कृति जो है 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही। 1200 ईस्वी पूर्व जो है ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, लेकिन एक जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र से संबंधित वो 700 ईस्वी पूर्व तक बनी हुई थी। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा या सूखा था। यानी इनकी जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो कैसे विलुप्त हुई, इसका कारण था यानी या तो सूखा पड़ जाना या बहुत ही कम बरसात होना। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई है। और हम जो है अगला इतिहास की जो प्राचीन इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो इन टॉपिक को आप देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।